नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से हूँ और दोस्तों आज हम पॉलिटी में पढ़ेंगे संघीय व्यवस्थापिका। और एक दो दिन से थोड़ी वीडियो नहीं आ पा रही है कि कारण ये है कि स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, तो 7:30 से 3 बजे तक वहीं व्यस्त रहते हैं और फिर आके गर्मी तेज़ है तो थक जाते हैं, टाइम ही नहीं मिल पा रहा, कोशिश करने के बाद भी नहीं मिल पा रहा, तो इसीलिए थोड़ी वीडियो नहीं आ पा रही है। धैर्य बनाए रखें, सारा आपका कोर्स होगा, एग्ज़ाम से पहले होगा और शॉर्ट नोट्स में होगा तो आपको इतनी दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं संघीय व्यवस्थापिका। तो शुरू में देखिए, संघीय विधायिका में संसद आती है और संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक संघीय विधायिका आती है। ठीक है, अब अनुच्छेद 79 में लिखा हुआ है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति प्लस 2 सदनों से मिलकर बनेगी। हमने पढ़ा था कि अगर संसद के सदन पूछता है तो 2 है, संसद के अंग पूछता है तो 3 है, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 79 में। देखिए, राज्यसभा पहला सदन है। राज्यसभा का एक नाम उच्च सदन है और द्वितीय सदन भी है। पहला सदन लोकसभा कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को द्वितीय सदन या उच्च सदन कहा जाता है। और आज हम राज्यसभा ही पढ़ेंगे। थोड़ी छोटी छोटी वीडियो डालेंगे, इससे क्या आपको याद भी अच्छे से हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों में एक ही साथ डाल दूंगी तो आपके मिक्सअप हो जाएगा। तो आज राज्यसभा पढ़िए अच्छे से, आपके पास जो बुक है उसमें से भी पढ़ना, पहले इसको पढ़ लेना फिर उसमें से पढ़ना। ठीक है, और आगे आने वाली वीडियो अपन लोकसभा की ले आएंगे। तो देखिए, राज्यसभा का सबसे इम्पोर्टेंट ये प्रश्न आया हुआ भी है कि पहले इसका नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। और 23 अगस्त 1954 से, ये आपको याद रखना है, इसका नाम क्या हो गया? राज्यसभा हो गया। तो देखिए, राज्यसभा पहले तो यही नाम था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स की। इसकी स्थापना हुई, गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को। नाम उस वक्त क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। सदस्य संख्या कितनी है? 245 है। वर्तमान की बात है, ये वर्तमान में 245 सदस्य। प्रथम बैठक हुई 13 मई 1952 में हुई और अन्य नाम द्वितीय सदन और उच्च सदन है। ठीक है, सदस्य संख्या 245 थी। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई और अन्य नाम क्या है? द्वितीय सदन, उच्च सदन। जिस समय स्थापना हुई उस समय क्या नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सदस्य संख्या कितनी थी? 245। और अभी भी वर्तमान में जो प्रेजेंट में सदस्य संख्या है वो 245 है। और आपसे अधिकतम सदस्य संख्या पूछता है तो वो 250 है। ठीक है, अब देखिए गठन क्या है। अनुच्छेद 80 में इसके गठन का वर्णन किया गया है और गठन में क्या कहा गया है कि अधिकतम सदस्य संख्या 250 होगी। वर्तमान में कितनी है? 245 है। जिसमें क्या है? राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों। संघ राज्य क्षेत्रों का मतलब केंद्र शासित प्रदेश से है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से 238 प्रतिनिधि चुने जाएंगे। ये तो निर्वाचन होगा, चुने जाएंगे 238 सदस्य तो। और जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। इसको याद रखना है, आपको पूरा ही याद रखना है। गठन कैसे कैसे होगा? 250, 238 प्लस 12 बराबर 250। अब देखिए, राज्यसभा में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के स्थानों का आवंटन कहाँ किया गया है? चौथी अनुसूची में दिए गए उपबंधों के अनुसार ही किया जाएगा। सिंपल सा प्रश्न आएगा तो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का जो आवंटन है कौन सी अनुसूची में दिया गया है? तो इम्पोर्टेंट है, सिंपल सा, ये सबसे सिंपल प्रश्न आएगा तो ये आएगा चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। अनुसूची हमारी 12 है, चौथी अनुसूची में कहा गया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कितने हैं? 12 है। अब वो किस राष्ट्रपति कौन कौन से सदस्यों की क्या योग्यता हो जिसको वो राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, तो इसके कुछ योग्यताएं दे रखी हैं कि वो व्यक्ति जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान व अनुभव प्राप्त करता हो। देखिए, अगर वो थोड़ा सा अच्छा सा प्रश्न बनाएगा तो आप में इनमें से ही एक दे देगा और ये 3 दे देगा और चौथा कोई अलग दे देगा और ऐसे पूछ लेगा कि राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उनमें से कौन सी एक विशेष योग्यता नहीं है।
तो याद रखना पिछली बार 2020 वाली फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती थी वो सब्जेक्ट अगर पॉलिटी है तो उसमें तो इसकी आपको सीरियलिटी भी याद करनी चाहिए। आया हुआ एग्जाम में है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, लेकिन अगर सब्जेक्ट नहीं है जीके में आपको सिर्फ ये चारों के नाम याद होने चाहिए। और अगर नाम याद ही करने हैं तो फिर सीरियलिटी से ही कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ भी पता नहीं होता। कई बार इसकी सीरियलिटी ही दे देता है कि कैसे कैसे साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा याद रखना है आपको। ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं और 245 सदस्य कैसे हैं देखिए, 225 सदस्य तो राज्यों से भी है, राज्यों से हैं हमारे, है ना, और 8 सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जे.एंड.के में राज्यसभा जे.एंड.के में हो गई, और जे.एंड.के से 4 सदस्य हो गए राज्यसभा में, और दिल्ली से 3 सदस्य हो गए, और पुडुचेरी से 1 सदस्य हो गया। याद रख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। जे.एंड.के, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है। यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी से तो हो गए, संघ राज्य क्षेत्रों से 8 हो गए, और राज्यों से कितने हो गए? 225 हो गए, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए वर्तमान में ये है 245 का पूरा सारा वो 225 राज्यों से, 8 केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में जो एक्सपर्ट होते हैं उनको मनोनीत करेगा राष्ट्रपति। ठीक है ना। अब देखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों व यूनियन टेरिटरी के स्थान, ये केंद्र शासित प्रदेश है इसका नाम, है ना। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन कैसे होगा इसके बारे में संविधान में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। संविधान का जब निर्माण हुआ था उसी समय ये इस आधार पर निर्माण हुआ था। इस आधार पर राज्यसभा में सीटों का वो हुआ था कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व था उस वक्त, कि जो स्थानों का आवंटन हुआ था कि कौन से स्टेट से कौन से कितने व्यक्तियों को लिया जाएगा। तो ये संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है, लेकिन जब संविधान जब शुरू हुआ तभी राज्यसभा में ये संविधान में ये चीज़ें उस वक्त ये शुरू कर दिया था। ऐसा लिखा हुआ कहीं भी कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन ये एक उस वक्त ही ये धारणा चल रही है तब से ही कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व था उस टाइम। और उस टाइम जनसंख्या के आधार का प्रतिनिधित्व क्या था कि जो प्रथम 50,000 है वो तो क्या थे 10 लाख पर 1, और 50,000 के बाद जो व्यक्ति थे वो 20 लाख पर 1 चुने जाते थे। ये वाला आधार था उस टाइम। सबसे ज़्यादा यूपी से 31, और तब से ये शुरू कर दिया था जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूपी में है 31, आपको याद रखना है। राजस्थान से कितने चुने जाते हैं? 10 सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा में 10 सदस्य जाते हैं हमारे राज्यसभा वो राजस्थान से। और निर्वाचन की प्रणाली कौन सी है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से खुली प्रणाली है। जो मत देगा वो सबके सामने ओपन में देगा, जबकि राष्ट्रपति वाली बंद प्रणाली थी। ठीक है। ये हमारा यहाँ तक हो गया। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और कमेंट करके जरूर बताना समझ में आया या नहीं। ठीक है। अब देखिए निर्वाचन कैसे होता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही राज्यसभा के सदस्यों का क्या होगा? निर्वाचन होगा। योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, और संसद द्वारा निर्धारित योग्यता पूरी करता हो। कार्यकाल क्या है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है। देखिए राज्यसभा का तो कोई कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा है वो अस्थायी सदन है। लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा तो स्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसको आपको याद रखना है। कितने वर्ष बाद? एक बार तो ये वर्ष ही पूछ लिया था, कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। देखिए यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो भी आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसके बाद आप कोई भी अच्छी किताब, अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप कोई भी बुक, जीके के लिए तो इतना मैटर बहुत है, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट पॉलिटी से हैं और फिर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो आपको इसके बाद में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी बुक, क्योंकि बहुत सिंपल भाषा लिखी है मैंने।
ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? लोकसभा वालों का तो होता है 5 वर्ष, राज्यसभा वालों का होता है 6 वर्ष। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब राज्यसभा में कौन कौन होता है? सभापति होता है एक, तो एक उपसभापति होता है और एक राज्यसभा का महासचिव होता है। राज्यसभा का सभापति, देखिए सभापति सदन का, एक तो हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये आता है कि ऐसे कौन से सदन का अध्यक्ष होता है जो उसी सदन का सदस्य नहीं होता। तो सभापति जो राज्यसभा का होता है वो इसका अध्यक्ष तो होता ही है, लेकिन ये इस राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि ये कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति होता है। तो सभापति राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। अनुच्छेद 89(1) में क्या लिखा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जो पद पे होंगे उस वक्त, वो ही क्या होंगे? राज्यसभा के सभापति होंगे। और इसीलिए इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ध्यान रखना है आपको। लेकिन सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और वो 5 वर्ष क्यों होता है? क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष होता है। और इसीलिए सभापति का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष, जबकि उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। बाकी सभी सदस्यों का कार्यकाल भी क्या होगा? 6 वर्ष होगा। मात्र सभापति का कार्यकाल ही कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ध्यान रखना है आपको। सभापति को हटाने का एक ही प्रावधान है कि जब वह उपराष्ट्रपति न रहे। जब सभापति को आप कैसे हटा सकते हैं कि जब वो उपराष्ट्रपति नहीं हो तो आप उसको क्या हटा सकते हैं? जब उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो सभापति अपने आप ही नहीं रहेगा। वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित संचित निधि से दिए जाते हैं। अब देखिए, ये तो राष्ट्रपति के बारे में है कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो ये थी कि जब उपराष्ट्रपति अपने पद पर होता है तो उसको हटाने की प्रक्रिया है ये उपराष्ट्रपति। यहाँ पर ये सभापति को हटाने की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि सभापति को तो आप तभी हटा सकते हैं जब वो उपराष्ट्रपति नहीं होगा, तो अपने आप ही सभापति नहीं होगा। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हमेशा राज्यसभा में होती है और तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है और जिससे लोकसभा क्या होती है? सहमत होती है। ये किसको हटाने की प्रक्रिया है? उपसभापति को। और सभापति को हटाने की प्रक्रिया एक ही है कि जब सभापति राष्ट्रपति नहीं होगा तो अपने आप ही वो सभापति भी नहीं होगा। एक ही प्रक्रिया है इसको हटाने की। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर पदमुक्त हो सकता है। इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए, दिखने में सिंपल सा प्रश्न लग रहा है, लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन का आंसर ये होता है सभापति किसको त्यागपत्र देगा? उपसभापति को। लेकिन यहाँ पर सभापति उपसभापति को त्यागपत्र इसलिए नहीं देता क्योंकि वो उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र देता है। तो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र देने के बाद सभापति वो अपने आप ही नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। और सभापति खुद भी वैसे अगर सभापति पद पे है और वो राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देगा क्योंकि वो कौन है? उपसभापति है, ठीक है। और जब वो उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो अपने आप ही सभापति भी वो नहीं होगा, ध्यान रखना है आपको। इसमें उपसभापति मत कर देना क्योंकि उपसभापति से इसको कोई मतलब नहीं है। ये तो किसके अंडर में आता है? राष्ट्रपति। और उपसभापति किसको त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति को ही देगा। इसको उपसभापति से कोई मतलब नहीं है। सभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। यहाँ पर उपसभापति आपको नहीं करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और अब देखिए राज्यसभा का उपसभापति। अब राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। सभापति की अनुपस्थिति में कार्य करेगा कौन? उपसभापति। उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखना है। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उपसभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। सबका ही 6 वर्ष का होता है, ठीक है। अब देखिए, हम इसका गठन देख लेते हैं एक बार। राज्यसभा में कुल सदस्य, अब देखिए यहाँ पर मैं लिखना भूल गई थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है, इस गठन बाद में देखेंगे, पहले ये देख लीजिए।
उपसभापति अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी सभापति को अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है, ये ध्यान रखना। उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा? सभापति को। लेकिन सभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ध्यान रखना है आपको। अब ये देखिए, उपसभापति को राज्यसभा के उपसभापति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है। उपसभापति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए गठन, देखिए राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? 245 है। 245। अब देखिए, जिसमें से निर्वाचित, आपसे ऐसे पूछेगा राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 245 नहीं करनी है, ध्यान रखना है। निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 233 हैं। कैसे हैं? राज्यों से 225 हैं और 8 किससे हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। तो निर्वाचित कितने हुए? 233। और मनोनीत पूछता है तो मनोनीत कितने हुए? 12। और टोटल पूछता है तो टोटल कितने हुए? 245। ध्यान रखना है इसको। 245 टोटल सदस्य हैं वर्तमान में, जिसमें से निर्वाचित पूछता है तो निर्वाचित है 233, 225 तो राज्यों से हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेशों हैं, जिसमें से J&K से 4 है, दिल्ली से 3 है और पुडुचेरी से 1 है। ठीक है। अब देखिए, निर्वाचित 233 हो गए, मनोनीत 12 हो गए। अब ये देखिए, आपको थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये तो आपको याद ही रखना है, क्योंकि हमारे राजस्थान से 10 सदस्य जाते हैं राज्यसभा में और उड़ीसा से भी 10 सदस्य जाते हैं। कई बार आपसे ये पूछ लेता है, क्योंकि दोनों का एक सेम है कि हम, जैसे अभी एग्जाम में आया हुआ है, ये सेकेंड ग्रेड में पता नहीं कौन से एग्जाम में आया था एक बार, संस्कृत शिक्षा विभाग में कौन से में, कि राजस्थान के जैसे ही कौन से राज्य में 10 सदस्य जाते हैं, 10 सदस्य कौन कौन से राज्यों से लोग राज्यसभा में जाते हैं, तो उड़ीसा से भी 10 जाते हैं और राजस्थान से भी 10 जाते हैं, ध्यान रखना है। यूपी से सर्वाधिक 31 जाते हैं, महाराष्ट्र से 19 जाते हैं, तमिलनाडु से 18 और बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों से 16। यदि आप पॉलिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको सारे याद रखने चाहिए। यदि आप जीके की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूपी के 31 याद रखने चाहिए और उड़ीसा और राजस्थान के 10-10 तो आपको याद ही रखने चाहिए। ठीक है। अब इसके कार्य शक्तियाँ देख लेते हैं। शक्तियाँ देखिए, देखिए कुछ शक्तियाँ तो दोनों की सेम ही है, बहुत सारी शक्तियाँ तो हम यहाँ पर वो पढ़ लेंगे, वो इम्पोर्टेंट है जो राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ हैं, जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, जो राज्यसभा को है। सीधा सा प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में, अगर वो सिंपल सा या डेप्थ का भी बनाता है तो इनमें से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया है, क्योंकि 2 अनुच्छेद हैं, 249वां अनुच्छेद और 312वां अनुच्छेद। 249 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा उपस्थित और मतदान, देखिए कई बार तो इसका ये रेशो ही पूछ लेता है कि इसमें क्या वो है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, जिस पर फिर संसद उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और जो कानून फिर संसद बनाएगी वो कितने वर्ष तक प्रभावी रहेगा? 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। क्या कहता है अनुच्छेद 249 कि देखिए, राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के, जिस दिन उपस्थित हो वो और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम कितना बहुमत हो? 2/3 बहुमत हो। और उससे राज्य सूची का, मान लो कोई विषय है राज्य सूची का है, आपको पता ही है राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची 3 सूची है। तो राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों कानून बनाते हैं और संघ सूची के विषयों पर संघ सरकार, केंद्र सरकार कानून बनाती है। लेकिन राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से जो विषय राज्य सूची का है, जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती थी, उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। और फिर उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त हो जाएगी? संसद को प्राप्त हो जाएगी। और संसद ने वो कानून बनाया तो वो कितने वर्ष तक प्रभावी रहेगा? 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। अब अनुच्छेद 312 क्या कहता है कि राज्यसभा उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संसद को दे सकती है। कौन दे सकती है? राज्यसभा दे सकती है। जैसे वर्तमान में IAS, IPS और IFS 3 प्रशासनिक अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो और अगर राज्यसभा चाहती है तो और भी अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार संसद को दे सकती है।
है कि आप और अखिल भारतीय सीमाएं नई बना दीजिए और इसको किस बहुमत से, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर सकती है। ठीक है। अब देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति थे और वर्तमान में भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, वो वर्तमान में सभापति राज्यसभा के हैं। ये हो गई हमारी राज्यसभा कंप्लीट। इसमें मैंने सब कुछ ले लिया है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ा है। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें से कुछ छूट गया है। 20 मिनट की वीडियो में लगभग आपका सब कुछ आ गया है। और अब हम अगली वीडियो लोकसभा के ऊपर बनाएंगे। और मैं छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपके ऊपर प्रेशर नहीं आए और आपको अच्छे से याद हो जाए, दोनों का मिक्सअप नहीं हो, राज्यसभा और लोकसभा का। ठीक है। जैसे जैसे समय मिलेगा आपके लिए बहुत सारी वीडियो आएंगे। अभी स्ट्रेटजी पे भी 1-2 वीडियो बाकी हैं, थोड़ा सा 1-2 दिन में छुट्टियाँ देखें लेके और फिर आपको कुछ करेंगे। एक छुट्टी तो आ ही रही है संडे के बाद में, मैं ट्यूसडे की, उस दिन मैं सोच रही हूँ उस दिन बनाऊंगी कुछ, है ना। ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताना समझ में आया या नहीं आया। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।